दोस्तों नमस्कार, मैं अमित शुक्ला हार्वेल अजुट की तरफ से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे रूबरू हो रहा हूं और ये सब्जेक्ट है माइक्रो इरिगेशन क्या हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है, या इसको हम दूसरी तरह से प्रस्तुत करें, क्या हम माइक्रो इरिगेशन को एज ए कैरियर या एज ए प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहूँगा जिससे कि हम अपने विषय पर और फैक्ट लॉजिक के साथ प्रस्तुत कर सकें। यदि मैं भारतवर्ष की डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं इंडिया में जिसमें हम पूरे विश्व में नंबर 1 या नंबर 2 की श्रेणी में आते हैं। अगर मैं कुछ फसलों के बारे में आपको बताना चाहूँ तो जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, टी, कैशू, मिल्क, इनके प्रोडक्शन में हम पूरे विश्व में नंबर 1 हैं। वहीं गेहूँ, चावल, गन्ना और आलू जैसी फसलों में हम विश्व में दूसरे नंबर पे पैदावार हैं। टोबैको और सारगम जैसी फसलों में भी हम विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, हम इतना अधिक पैदा करने के बावजूद हमारी ओवरऑल स्थिति क्या है, अब मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। और भारत की चर्चा करने से पहले मैं पहले विश्व की एक छवि आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद मैं भारत पर आना चाहूँगा। विश्व की अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूँ तो सन 2020 में 780 करोड़ की हमारी आबादी थी। यही आबादी सन 2030 में 854 करोड़ हो जाएगी। पर कैपिटा फूड कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सन 2020 में 2650 किलो कैलोरी पर पर्सन पर डे का हमारा कंजम्पशन था। यही पर कैपिटा फूड कंजम्पशन सन 2030 में 3050 किलो कैलोरी पर पर्सन हो जाएगा। अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूं तो एवरी 1 आउट ऑफ 7 पर्सन, हर 7वां व्यक्ति अंडर नरिश्ड है, कुपोषित है। ये एक बहुत ही ऐसा तथ्य है जिस पर कि हमें दुख होता है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को देखूं तो पॉपुलेशन हमारी 9.4% से बढ़ रही है, और जबकि फूड हैबिट्स की वजह से जो एडिशनल फूड हमें चाहिए वो 15% से बढ़ रहा है। अब इन्हीं तथ्यों को मैं भारत के पटल पर देखता हूँ। भारत की आबादी सन 2020 में 132 करोड़ थी और यही आबादी सन 2030 में 151 करोड़ हो जाएगी। भारत टोटल विश्व की पॉपुलेशन का लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है। हम फूड कंजम्पशन की अगर बात करते हैं तो सन 2020 में पर कैपिटा फूड कंजम्पशन हमारा 2200 किलो कैलोरी पर पर्सन था। यही फूड कंजम्पशन सन 2030 में 2850 किलो कैलोरी पर डे होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि ये फूड कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हमारी ईटिंग हैबिट्स का डायरेक्ट रिलेशन हम पाते हैं अपनी इनकम से। हमारे पास अगर इनकम नहीं होती है तो हम केवल दाल रोटी से काम चलाते हैं। हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो मैं दाल रोटी के साथ सब्जी भी लेता हूँ, दाल रोटी के साथ सब्जी और सब्जी के साथ मैं सलाद भी लेता हूँ, और अगर हमारी इनकम होती है साथ में मैं फल भी लेता हूँ। इन सब से हमारी फूड कंजम्पशन पर पर्सन इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये दो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक पॉपुलेशन इंक्रीमेंट एंड दूसरा
more food requirement because of the improved eating habits। यदि मैं इन दोनों को क्लब करना चाहूँ तो आप देखिए हम 2030 पहुँचते पहुँचते हमारी पॉपुलेशन लगभग 14% बढ़ जाएगी और हमें एक्स्ट्रा फूड चाहिए बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स, वो होगा 29%। और अगर हम इन दोनों को क्लब कर देते हैं तो हमें लगभग 47% एडिशनल फूड रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू टुडे। अब आप देखिए, मैं आपके सामने केवल जो प्रॉब्लम्स है उनको रख रहा हूँ और फिर मैं बात करूँगा कि इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मैंने आपके सामने रखी कि हमारे सामने स्केरेसिटी ऑफ फूड की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं विश्व के पटल पर देख रहा था तो हर 7वां व्यक्ति अंडर नरिश्ड था, जबकि मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ तो लगभग 29% पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है या कुपोषण का शिकार है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए और विश्व के लिए। दूसरी बहुत बड़ी समस्या वो है पानी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पानी विश्व के लिए और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। अगर आप विश्व के वाटर मैप पर देखेंगे तो इंडिया ऑलरेडी अंडर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पर पानी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो इन द ईयर 2001 पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन वाज 1800 क्यूबिक मीटर, जो कि 2025 में 1300 क्यूबिक मीटर और बाय द ईयर 2050 इट विल कम डाउन टू 1100 क्यूबिक मीटर। नाउ जस्ट सी, देयर आर टू थिंग्स। हमें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है और हमारे पास पानी की कमी है। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सलूशन हम माइक्रो इरिगेशन में देख पाते हैं। तो यदि मैं माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे किसी भी रूप में, तो आप बिजनेस को एक तरफ रख दीजिए। बिजनेस प्रॉफिट लॉस एक अलग चीज़ है। मैं देश की उन ज्वलंत समस्याओं को एड्रेस कर पा रहा हूँ, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ, जिससे कि समाज का भला होने वाला है, जिससे कि देश का भला होने वाला है। तो कोई भी कार्य यदि मैं करता हूँ जो एक तरफ तो हमारी रोजी रोटी का साधन बनता है और उसी के साथ अगर मैं देश की समस्याओं का समाधान भी कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है। तो दोस्तों, माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री से यदि मैं जुड़ा हूँ तो मुझे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं केवल बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की उन ज्वलंत समस्याओं को भी एड्रेस कर रहा हूँ जिनके लिए जितना भी काम किया जाए कम है। अब दूसरा प्रश्न जो इसी से जुड़ा हुआ है कि आज की तारीख में माइक्रो इरिगेशन में पोटेंशियल कितना है इंडिया या वर्ल्ड में। अगर मैं फिगर्स की बात करूं, वर्ल्ड में टोटल लगभग 163 करोड़ हेक्टेयर लैंड है जिस पर खेती की जा सकती है, जिसमें से केवल 30 करोड़ हेक्टेयर एरिया ही अभी तक अंडर माइक्रो इरिगेशन है। 30 करोड़ में से अगर मैं ड्रिप की बात करूं तो फिगर काफ़ी नेग्लिजिबल है। इसी तरह अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर एरिया है जिस पे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स लग सकते हैं। भारत सरकार और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने 1992-93 से माइक्रो इरिगेशन को एक फोकस एरिया की तरह सिलेक्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली लगभग 27-28 साल के रेगुलर फोकस्ड अप्रोच के बावजूद भी जो टोटल एरिया कवर हुआ है अंडर माइक्रो इरिगेशन, इट्स
हार्डली 1 करोड़ हेक्टेयर। दैट मीन्स लगभग हम 14% एरिया ही अभी कवर कर पाए हैं और 86% एरिया अभी भी कवर किया जाना बाकी है। तो दोस्तों, चाहे हम एज ए कैरियर की बात करें, चाहे हम माइक्रो इरिगेशन को एज ए प्रोफेशन की बात करें, चाहे हम एज ए डीलरशिप की बात करें, चाहे हम एज ए मैन्युफैक्चरर की बात करें, probably micro irrigation is the industry of the future, and I'm sure it is going to survive for a much longer time than any other industry. Thank you very much.